जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम 19 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है। लक्ष्य की ओर बढ़ाए गए छोटे छोटे कदम बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना लक्ष्य हासिल करना है तो अपने लक्ष्य की ओर अगर आप अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम से भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये कदम आपको बाद में विशाल लक्ष्य हासिल करा देता है। दोस्तों, इसका अर्थ यही होता है, अगर आपने एक बार सोच लिया है, अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मैंने अपने बदम पर वर्दी पहननी है दोस्तों, तो वो जो विद्यार्थी है सुबह उठ के 2 घंटा एक्सरसाइज पक्का करेगा और साथ ही साथ में करंट अफेयर से पक्का टच रहेगा। जो मैं आपको क्लासेस भेज रहा हूँ, वो जो करंट अफेयर की क्लासेस भेज रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ेगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपने करंट अफेयर के नोटबुक के अंदर लिखता चलेगा। तो दोस्तों, यही आपके छोटे छोटे कदम है, यही आपके छोटे छोटे कदम बाद में आपको आपके बदम पे वर्दी पक्का पहनाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1, 17 मई 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया। 17 मई 2021 को किनका निधन होगा दोस्तों? के अग्रवाल का निधन हो गया। उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, इनका संबंध था मेडिकल क्षेत्र से। दोस्तों, के अग्रवाल जो है ये थे कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये क्या थे? कार्डियोलॉजिस्ट थे और इनका कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। दोस्तों, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दोस्तों ये चीफ भी रह चुके हैं। और दोस्तों, 17 मई 2021 का इनका निधन हो गया है। हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, उनका भी निधन हो गया है दोस्तों। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, इनका भी निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उनका नाम दोस्तों डॉक्टर पद्मावती। डॉक्टर पद्मावती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पक्का ध्यान रखना। डॉक्टर पद्मावती है, ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, इनका भी निधन हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र से नापा जाता है दोस्तों? ये नापा जाता है स्पिग्नोमेनोमीटर से। किससे नापा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से। स्पिग्नोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? हृदय का रुधिर दाब नापा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पश्चिमी घाट से सब डोलुसेप्स नीलगिरी एंसिस नाम से प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति किसकी है? दोस्तों, यह प्रजाति जो है यह है स्किंक की। किसकी दोस्तों? ये प्रजाति स्किंक की ये प्रजाति है। अभी आप बोलोगे स्किंक क्या होता है दोस्तों? ये स्किंक होता है एक तरह का सरीसृप। क्या होता है? एक तरह का ये सरीसृप भी इसे कहा जाता है, स्किंक को। सब डोलुसेप्स नीलगिरी एंसिस दोस्तों, ये कहाँ पे पाई गई है? पश्चिमी घाट पे पाई गई, नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर। कहाँ पर पाई गई? पश्चिमी घाट में जो नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों, इस नीलगिरी पहाड़ियों में ये पाई गई। नीलगिरी पहाड़ी में ये पाई गई। एक तरीके दोस्तों, आपने मराठी में बोलते हैं उसको सांप सुरड़ी, एक तरह की सांप सुरड़ी की ही ये प्रजाति है। और दोस्तों, रेप्टाइल से, ये क्या है दोस्तों? एक रेप्टाइल से है और मतलब छिपकली वर्ग की है। किसकी? छिपकली जो होती है अपनी छिपकली वर्ग की है। ये जहरीली नहीं होती दोस्तों, ये जहरीली नहीं होती। नीलगिरी
पहाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो चोटी दोस्तों उसका नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्तों डोडा बेटा। उसका नाम दोस्तों डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? डोडा बेटा। इसी नीलगिरी पहाड़ियों में दोस्तों कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो रहते हैं दोस्तों टोडा जनजाति के लोग रहते हैं। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और इन जनजातियों के अंदर बहुपति विवाह का यहाँ पर रिवाज भी है। बहुपति विवाह का यहाँ पर रिवाज भी है दोस्तों मैंने अभी अभी आपको कुछ दिन पहले एक पढ़ाया था, टेलिटोलोफस गैलोरेम। क्या पढ़ाया था? देखो, टेलिटोलोफस गैलोरेम, ये जो डायनासोर जो है दोस्तों इनके कुछ अवशेष पाए गए थे। ये कहाँ पे पाए गए थे दोस्तों? ये पाए गए थे मैक्सिको के अंदर। कहाँ पाए गए थे? मैक्सिको के अंदर पाए गए थे। और एक डायनासोर के अवशेष भी पाए गए थे भारत के अंदर। वो कहाँ पे पाए गए थे? उसका नाम क्या दोस्तों? वो था सॉरीपोड डायनासोर। कौन दोस्तों? सॉरीपोड डायनासोर। और इसके अवशेष कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे मेघालय के अंदर दोस्तों। कहाँ पाए गए थे? मेघालय के अंदर इसके अवशेष पाए गए थे। ये 10 करोड़ साल पुराने अवशेष हैं। और ये जो दोस्तों 7.3 करोड़ साल पुराने अवशेष पाए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली प्रजाति कहां पर पाई गई थी? कौन सी? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ये जो मछली की जो प्रजाति है, किसकी? मछली की जो प्रजाति है ये कहाँ पर पाई गई दोस्तों? ये पाई गई थी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पाई गई थी? महाराष्ट्र में। और किसने इसका शोध लगाया था? ये लगाया था तेजस ठाकरे। इसका नाम दोस्तों तेजस ठाकरे। तेजस ठाकरे जो है इसने इसका शोध लगाया था। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15 मई 2021 को नाबार्ड के सहयोग से महरत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया है? भारत का पहला कृषि निर्यात जो केंद्र है दोस्तों ये शुरू किया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है दोस्तों। पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये। और ये जो है किसके सहयोग से ये स्थापन किया दोस्तों? नाबार्ड के सहयोग से ये स्थापन किया गया है। और नाबार्ड होता क्या चीज दोस्तों? सबसे पहले पेपर के अंदर आता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप लिख लेना, इतना मैं लिख नहीं सकता हूँ इसमें। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड की स्थापना किस समिति से हुई थी दोस्तों? ये हुई थी शिवरमन समिति से नाबार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों ये है गोविंद चिंतालू। इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू जो है इसके अध्यक्ष है। दोस्तों आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, बीते दिनों चर्चा में रहा B.1.617 क्या है दोस्तों? B.1.617 जो है कोरोना का नया वेरिएंट है। क्या ये कोरोना का नया वेरिएंट है? जो इस कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा अभी खास करके सिंगापुर के अंदर जो है इससे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर जो है इस नए वेरिएंट से बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए दोस्तों। तो इससे अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी मांग भी की है कि सिंगापुर से जितने भी फ्लाइट भारत के लिए आ रही है इन फ्लाइट को रुकवा दो, ताकि ये जो नया वेरिएंट है B.1.617 इसका संबंध दोस्तों कोरोना का नया वेरिएंट है और इससे तीसरी लहर भारत में तीसरी लहर आने के चांसेस है और इसमें ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। अभी तक बच्चों के लिए कोई भी टीका नहीं आया है। एक फाइजर टीका जो कनाडा में है दोस्तों, फाइजर जो टीका है दोस्तों, फाइजर टीका जो कनाडा में शुरुआत की, लेकिन 12 साल से ऊपर बच्चों के लिए टीका दिया जा रहा है। उसके अलावा कोई भी टीका अभी पूरे विश्व के अंदर बच्चों के लिए नहीं है और उनका यही कहना है कि ये जो सिंगापुर से फ्लाइटें आ रही है इसको भारत आने के लिए रोक देना चाहिए, जिससे हमारे भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। नहीं तो ये अगर ये वेरिएंट अगर भारत में आ गया है तो भारत में तीसरी लहर का आने का चांसेस ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा बच्चे प्रभावित दोस्तों हो रहे हैं। और आपको पीछे बताया था मैंने, DRDO ने अभी 17 मई को ही एक जो T2DG कौन सी दोस्तों? 2DG एक जो दवा इसका ड्रग्स है। एक्चुअली 2DG क्या है? ड्रग्स है। क्या है? ड्रग्स। इसको लॉन्च किया था। एक ग्लूकोज की पाउडर की तरह पाउडर होती है जिसको पानी में घुला के जो है पिलाना पड़ता है दोस्तों। ये ड्रग्स इससे जैसे मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑक्सीजन इसमें लेने की मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी रिकवर हो रहे हैं। और ये जो दवा है दोस्तों, ये DRDO ने इसको विकसित किया है। किसको? 2DG दवा को। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की दोस्तों? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम को निर्माण करने की घोषणा की दोस्तों, ये की है रिलायंस जियो ने दोस्तों। रिलायंस जियो जो है इसकी सबकॉम एक कंपनी है। कौन सी कंपनी? सबकॉम जो कंपनी है ये अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल दुनिया का सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल दोस्तों। इस केबल के केबल की जो केबल निर्माण करने की दोस्तों इन्होंने घोषणा की है। ये जो केबल दोस्तों समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो दोस्तों लगाने की काम करेगी। जैसे समुद्र के अंदर हमारी शिप चलती रहती है, तो इनको वहाँ पर टावर तो है नहीं, इनको यहाँ पर नेट की सुविधा तो मिलती नहीं है। तो जो शिप चलेंगे दोस्तों, तो ये जो समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाई जाएगी, तो उस ऑप्टिकल फाइबर से इनको इंटरनेट की सुविधाएं मिलेगी। इनको इंटरनेट मिलता रहेगा। किससे? इसी ऑप्टिकल फाइबर से इनको ये सुविधाएं मिलती रहेगी। दोस्तों ये इंडिया यूरोप एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस वे इटली तक बनाया जाएगा। 2024 तक इसका लक्ष्य है बनाने का। और इंडिया एशिया एक्सप्रेस वे दोस्तों भारत थाईलैंड कहाँ पर है? देखो दो ही वे, इंडिया एशिया एक्सप्रेस भारत थाईलैंड 2023 तक बनाया जाएगा ये। और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस वे दोस्तों इटली तक बनाया जाएगा। मतलब वहाँ तक इनकी इंटरनेट सुविधाएं इनको समुद्र के रास्ते भी इंटरनेट सुविधा ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इनको मिलेगी। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य ट्रेनों की चपेट में आने से किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई दोस्तों? तो वो राज्य है
आसाम। दोस्तों कौन सा राज्य है? आसाम राज्य दोस्तों, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। दोस्तों 2009, 2010 और 2020, 2021 के मध्य यहाँ पर कम से कम 186 हाथी जो है ट्रेन की चपेट में आकर इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों, काजीरंगा सर्वाधिक जो है मौतें काजीरंगा नेशनल पार्क में हुई दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु जो मंत्री दोस्तों, ये कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जो है यहाँ के केंद्रीय मंत्री है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य में आकाशीय बिजली, देखो आकाशीय बिजली गिरने से अभी पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज में भी था, कितने हाथियों की मौत हुई दोस्तों आसाम के अंदर? तो 18 हाथियों की मौत हुई थी। किससे? आकाशीय बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हुई थी। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट दोस्तों प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन दोस्तों? वो है हाथी। कौन है? हाथी ही भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। और पेरियार एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित दोस्तों? देखो जहाँ पर भी हाथियों की ऐसी बात आती है तो आपको हाथियों के बारे में पूरा का पूरा देश का पता होना चाहिए। पेरियार एलिफेंट रिजर्व, पेरियार एलिफेंट रिजर्व जो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दोस्तों केरला के अंदर, केरला के अंदर। तो हाथी की जनगणना ये कहाँ पर कौन से साल हुई दोस्तों? 2017 में जो हाथियों की जनगणना हुई थी दोस्तों। आसाम की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को आसाम की स्थापना हुई थी। इसका जो आसाम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर जो है आसाम की कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम है दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, विश्वास शर्मा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर जो है दोस्तों यहाँ पर जगदीश मुकोई यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर टोटल जिले दोस्तों 33 यहाँ पर जिले हैं। और यहाँ की जो दोस्तों लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट दोस्तों 7, विधानसभा की सीट दोस्तों यहाँ पर अभी अभी यहाँ पे चुनाव हुए हैं। और यहाँ की विधानसभा की सीट दोस्तों 126 यहाँ की सीट है, विधानसभा की सीट। लार्जेस्ट सिटी दोस्तों यहाँ की गुवाहाटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की आसामी है। और आसाम राज्य को जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट की बॉर्डर लगती है। एक सिक्किम की बॉर्डर लगती नहीं है, बाकी देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इन सब की बॉर्डर आसाम के साथ लगती है। यहाँ के जो नेशनल पार्क दोस्तों डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी यहाँ के नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों पाबीतोरा, बूरा चापोरी, चक्रशिला और लाओ खोवा यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड अगर बोलोगे दोस्तों ये पर भी कहाँ आसाम के अंदर ही है, उसका नाम है दोस्तों माजुली। क्या नाम है उसका? माजुली। और कौन से रिवर पर दोस्तों? ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। आसाम का एथलेटिक स्टेडियम का नाम क्या है दोस्तों? ये है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम है। और यहाँ पर दो टेम्पल बहुत फेमस है दोस्तों, कामाख्या टेम्पल और शुक्रेश्वर टेम्पल, जो यहाँ के बहुत बड़े टेम्पल हैं। और यहीं पर अम्बुबाची मेला भी दोस्तों यहीं पर होता है। और यहाँ का जो एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों आसाम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोस्तों आसाम का है। और ये जो गोपीनाथ बोरडोलाई दोस्तों ये आसाम के पहले मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर असम जो है दो कंट्रियों के साथ में अपनी बॉर्डर साझा करता है, एक तो भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ थी दोस्तों? ये भी थी आसाम के अंदर, उसका नाम है दोस्तों दिग्बोई। क्या नाम दोस्तों उसका? दिग्बोई। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7।
16 मई 2021 को कोरोना संक्रमण रहित गांव बनाने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? दोस्तों, ये शुरुआत की गई पंजाब राज्य द्वारा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोरोना मुक्त पिंड अभियान, इसका मकसद दोस्तों गांव को 100% टीकाकरण करना। गांव को 100% टीकाकरण करना, यही इसका मकसद है। इस योजना के तहत पंजाब सरकार ने यह कहा है कि अगर कोई गांव अपने गांव को पूरा वैक्सीनेशन, पूरा टीकाकरण अगर कराएगा तो उस गांव को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, कितने दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो किस लिए जाएंगे? गांव के विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। गांव के विकास के लिए जो है इसको अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है पंजाब सरकार की तरफ से, जिसके लिए गांव के जितने भी सरपंच हैं या फिर ग्राम विकास अधिकारी है, ये सभी अगर कोशिश करेंगे तो गांव में हर एक व्यक्ति को टीकाकरण हो सकता है। अगर जो भी गांव सबसे पहले टीकाकरण कराएगा तो उस गांव को जो है 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गांव के विकास के लिए वो जो राशि है उसका यूज होगा। पंजाब के जो सीएम है दोस्तों वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और वहाँ के गवर्नर दोस्तों वीपी बंडोर जो वहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के जो कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। और पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट पहले 22 थे, अभी दोस्तों यहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पर 13 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 है और विधानसभा की सीट यहाँ पर 117 है। दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पंजाबी है। बॉर्डर स्टेट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान यहाँ की बॉर्डर लगती है पंजाब के साथ में। और बॉर्डर कंट्री एक ही कंट्री दोस्तों वो है पाकिस्तान। और ये जो 23 नंबर का जो राज्य है दोस्तों, ये राज्य कौन सा है? आप चलो बता देता हूँ मैं आपको। मालेर कोटला जो है यहाँ का जो है 23 नंबर का राज्य दोस्तों कौन सा है? मालेर कोटला जो है दोस्तों, ये एक मिनट, मालेर कोटला दोस्तों पक्का लिख लेना। ये 23 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, किसका? 23 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है दोस्तों पंजाब का, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखो। दोस्तों आगे चलते हैं। पंजाब राज्य जो है कोवैक्स जो गठबंधन है, कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य भी दोस्तों कौन सा? कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य। ये कोवैक्स गठबंधन WHO का गठबंधन दोस्तों, इसमें गरीब देशों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, गरीब देशों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें भारत का एक ही राज्य शामिल हुआ है दोस्तों, वो राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य। पंजाब का नवीनतम जिला आपको बता दिया मैंने दोस्तों, मालेर कोटला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 16 मई 2021 को किस देश ने सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर दोस्तों लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान ने अपना सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया दोस्तों। और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है बताओ? किसी को पता है विश्व का सबसे तेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। विश्व का सबसे तेज, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये दोस्तों फुगाकू। कौन सा? फुगाकू। और ये कौन से कंट्री का दोस्तों? ये जापान का है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? भारत का दोस्तों, भारत का है प्रत्यूष। कौन सा दोस्तों? प्रत्यूष। ध्यान रखना, प्रत्यूष जो है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सैमूर क्रे। किसे कहा जाता है दोस्तों? सैमूर क्रे जो है विश्व का सुपर कंप्यूटर का जनक। तो भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक कौन दोस्तों? भारत का सुपर कंप्यूटर जनक है विजय भटकर। क्या नाम दोस्तों? विजय भटकर जो है भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक दोस्तों। कौन है? विजय भटकर। विश्व का कौन है? सैमूर क्रे। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर में परम 8000। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? फुगाकू, जापान। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। विश्व में
सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुर क्रेन और भारत का सुपर कंप्यूटर जनक विजय भटकर जो है दोस्तों। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ अपने नोटबुक के अंदर दोस्तों लिखते चलो, आपको पक्का ये दोस्तों पेपर के अंदर काम आएगा। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। और ये जो ईरान है दोस्तों, ईरान की कैपिटल क्या है दोस्तों? तेहरान। और ईरान की दोस्तों जो नई करेंसी है दोस्तों, ये है तोमान करेंसी। ईरान तेहरान तोमान, आपने इतना याद रखना है। कौन सी ईरान कैपिटल दोस्तों? तेहरान। ईरान तेहरान और यहाँ की करेंसी दोस्तों तोमान। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीएमआर ने कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को दोस्तों हटा दिया है। दोस्तों जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर ने दोस्तों कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है दोस्तों। उनका ये कहना है कि प्लाज्मा से कुछ भी असर नहीं हो रहा है, प्लाज्मा से मरीजों की मौत हो ही रही है। तो आईसीएमआर जो दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दोस्तों, ये आईसीएमआर इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को यहाँ से ट्रीटमेंट से हटा दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 18 मई 2021 को किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया दोस्तों? ये फरजाद बी जो गैस परियोजना थी दोस्तों, ये ईरान से संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित दोस्तों। और यहाँ पर जो एक तरह का दोस्तों हमारा जो ओएनजीसी है, किसने? ओएनजीसी ने ही यहाँ पर जो दोस्तों खोज की थी तेल की। और अभी इससे भारत को जो दोस्तों ईरान ने बाहर कर दिया है। और एक चीज़ से ईरान ने भारत को बाहर कर दिया दोस्तों, वो क्या है? जो ईरान की जो चाबहार रेल लिंक थी, चाबहार जो रेल लिंक थी दोस्तों, चाबहार बंदरगाह एक तो भारत बना ही रहा है ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह, और जो पाकिस्तान चाइना बना रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको बोलते हैं ग्वादर बंदरगाह। कौन सा? ग्वादर। इसमें गड़बड़ मत करना, हम बना रहे हैं जो बंदरगाह वो कहाँ बना रहे हैं? ईरान में बना रहा है, उसको बोलते हैं चाबहार बंदरगाह। क्या बोलते हैं? चाबहार बंदरगाह। और जो चाइना बना रहा है दोस्तों, चाइना जो बना रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो बन रहा है दोस्तों ग्वादर बंदरगाह। कौन सा? ग्वादर बंदरगाह बना रहा है चाइना पाकिस्तान के अंदर। इसमें तो अभी हम शामिल है, लेकिन जो चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट था, इससे भी भारत को बाहर कर दिया है। इससे दोस्तों भारत को कम से कम $3 बिलियन का दोस्तों घाटा हुआ है। इससे उन्होंने भारत को बाहर कर दिया। और इसका जो शोध लगाया था, ये जो फरजाद बी गैस परियोजना थी दोस्तों, ये जो तेल की दोस्तों ये गैस परियोजना थी। और इस परियोजना का जो शोध लगाया था दोस्तों, ये भारत की ओएनजीसी ने ही इसका शोध लगाया था। और ये चाइना के कहने से चाइना ने इनको लोन दिया है दोस्तों। किसको? ईरान को चाइना ने लोन दिया है। और इस लोन मिलने के कारण ही ईरान ने भारत को इस फाइजर बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। और इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। देख लो दोस्तों, एक ही दिन में अगर आप सोचोगे कि मैंने 1 महीना 15 दिन में पूरी किताबें पढ़ लूँ, पूरा नॉलेज रख लूँ, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। अगर अपने अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको छोटे छोटे कदमों से ही चलना पड़ेगा। आज का मोटिवेशनल कोट वही दोस्तों, छोटे छोटे कदम से चलो। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपना जो जनरल नॉलेज है आप उसको इंक्रीज करते रहो और उससे हमेशा टच में रहो दोस्तों। जैसे ही कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा तो हम अपना फिजिकल ट्रेनिंग, साथ में मैथ की क्लासेस, और उसके बाद बुद्धिमत्ता की क्लासेस, मराठी ग्रामर, उसके बाद हिंदी ग्रामर, इन सभी की क्लासेस हम ऑफलाइन भी शुरू करेंगे। जितना भी मैं आपको इस लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के चैनल के ऊपर जितने भी आपको मैं क्वेश्चन पेपर भेजता हूँ, आप उसको
सवाल कीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, जब भी यहाँ पर आप आते हो तो मैं आपको इसके बारे में बढ़िया सा बताऊंगा, बढ़िया से सिखाऊंगा। लेकिन घर में बैठे अभी कोविड-19 में अगर आप कई बार घूम भी नहीं रहे हो तो अपनी पढ़ाई जारी रखो। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना दोस्तों।